हाय फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे, जो सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से सम्मिलित है। आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, बी है कर्नाटक, सी है उड़ीसा, डी है मध्य प्रदेश। भीमबेटका का अर्थ होता है भीम का आसन। भीमबेटका में पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण एंड मध्य पाषाण काल के शैल चित्र के लिए विख्यात है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, सी है उज्जैन, डी है श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने सिकंदर को हराकर भारत से बाहर कर दिए थे। उन्होंने नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की। ये अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिए थे और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए थे और वहाँ पर कायाकलश अपनी शरीर उपवास के थ्रू शरीर त्याग कर स्वर्ग प्राप्त किए। इस घटना को सल्लेखना कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रवण बेलगोला। पाटलिपुत्र उनके राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? हम जानते हैं मुगल साम्राज्य के स्थापक बाबर ने लोधी वंश को हराकर इब्राहिम लोधी को हराकर की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने तलगुमा युद्ध पद्धति अपनाई थी, जिसमें इस लड़ाई में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी।
जो 300 वर्षों तक चलता रहा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए है बम्बई, बी है लाहौर, सी है नागपुर, डी है अहमदनगर। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्या कहता है? मार्टिन लूथर। इन्होंने हिंदू समाज की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। 1875 में बम्बई में की थी। 1877 ईस्वी में इसका आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बना दिया गया। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? वो बम्बई में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत में रहा। इसके समय ही पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 1902 में विश्व पुलिस आयोग फ्रेजर के नेतृत्व में बनाया थे। लॉर्ड कर्जन ने ही विश्वविद्यालय आयोग की विश्वविद्यालय आयोग बनाया था शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए। इसने पूसा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये रहे लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कार्य। लॉर्ड डलहौजी ये 1848 से 1856 तक वायस के गवर्नर जनरल रहा। इसके समय ही व्यक्तिगत इसने व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसके अनुसार जिस भी राजा के खुद का पुत्र या स्वयं का पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, उसके राज को ब्रिटिश साम्राज्य अपने में शामिल कर लेते थे। इसके समय में 1853 ईस्वी में मुंबई के ठाणे से रेल गाड़ी का परिचालन शुरू किया गया। 1856 ईस्वी में इसने विधवा पुनर्विवाह कानून का रूपरेखा तैयार किया। अगला देखते हैं, ऑप्शन सी में है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक इसने पिंडारियों का अंत किया। 1817 ईस्वी में पिंडारियों का अंत।
इसने इसके समय में बॉम्बे को प्रेसिडेंसी बनाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही मद्रास में थॉमस मुनरो ने रैयतवारी राजस्व प्रणाली शुरुआत की और उत्तर भारत में महलवारी। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत का गवर्नर रहा, गवर्नर जनरल। इसने ही 1990 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो कि राजस्व वसूली के लिए लागू रूपरेखा बनाया और 1993 में इसको अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया 10 वर्षों के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। इसने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग किया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 तक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में व्यक्ति का नाम है, सूची 2 में उससे संबंधित संस्था का नाम है। देखते हैं सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, इसलिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग से। तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा से। अब देखते हैं ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अब ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसमें सांप्रदायिक पंचायत, ये सांप्रदायिक चार्ट के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये प्रांतों में द्वैध शासन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में केंद्र में संघीय व्यवस्था का प्रचलन शुरू हुआ, केंद्रीकरण का। इसके अलावा इसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता, स्वायत्तता दी गई। इसमें केंद्र और प्रांतों के विषयों को बांटा गया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए है संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण। ऑप्शन बी है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन सी है
राज्यों के बीच परस्पर विवाद। ऑप्शन डी है मूल अधिकारों का संरक्षण। जो ऑप्शन ए बी सी है तीनों, ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकारिता है। मूल अधिकारिता अर्थात ये तीनों विषय के संबंध में सर्वप्रथम कोई भी विवाद होने पर मूल अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का होता है, इसमें हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ऑप्शन डी में जो मूल अधिकारों का संरक्षण है, ये सुप्रीम कोर्ट में हम अनुच्छेद 32 के अनुसार जिसमें संवैधानिक उपचार का प्रावधान किया गया, उसके अनुसार हम जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अनुसार मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए आदेश दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, कनाडा से संघीय व्यवस्था, यूएसए से मूल अधिकार, जुडिशियल रिव्यू जेआर, उपराष्ट्रपति का पद, आदि। और आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है 1 माह के भीतर, ऑप्शन बी है 2 महीनों के भीतर, ऑप्शन सी है 4 महीनों के भीतर, ऑप्शन डी है 6 महीनों के भीतर। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस समय या तो बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उससे 1 महीने के भीतर 1 माह के अंदर संसद के प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत से इसको अनुमोदित कराना होता है, जो कि 6 महीने तक चलता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 माह के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ऑप्शन डी है संसद द्वारा। राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में अमेरिका से ली गई है। भारत में अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या कदाचार में शामिल होता है तो संसद की कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं। ये प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। उसके बाद प्रत्येक सदन 2/3 बहुमत से, जिस सदन में लाया वो सदन 2/3 बहुमत से इसको पास करता है। उसके बाद दूसरी सदन में जाता है तो वो सदन इसकी जांच करता है, फिर वहाँ से भी 2/3 बहुमत से अनुमोदित हो जाता है तो तब महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, संसद में जो हमारा संसद है अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। हमारे देश का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, इसलिए न्यूनतम आयु लोकसभा की सदस्य बनने की होती है वो 25 वर्ष होती है। इसका अर्थ ये हुआ, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रधानमंत्री की मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। 18 वर्ष वोटिंग करने का एज होता है, 21 वर्ष ग्राम पंचायतों में, और 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की मिनिमम आयु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। हमारे संविधान में अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अर्थात राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है क्षारीय, ऑप्शन बी है लवणीय, ऑप्शन सी है अम्लीय, ऑप्शन डी है संतुलित। लेटेराइट मिट्टी पुराने हमारे पठार हैं, पर्वत हैं, उन पर अत्यधिक वर्षा के कारण जो अपरदन के कारण बनते हैं उसे लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, जो कि पश्चिमी घाटों पर, भारत के पश्चिमी घाटों पर पाए जाते हैं। इसमें इसके उच्च क्षेत्रों पर लवणीय संरचना होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लवणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ऑप्शन ए है जल संभर, ऑप्शन बी है जल विभाजक, ऑप्शन सी है दोआब, ऑप्शन डी है तराई। जल संभर, जहाँ जल इकट्ठा होता है उसे जल संभर क्षेत्र कहते हैं। नदियाँ जहाँ मतलब बीच में कहीं जल ला कर
इकट्ठा करते हैं, जैसे झील हुआ, तालाब, जैसे जल संभर क्षेत्र कहते हैं। जल विभाजक उसे ऊंचे पठार या मैदान क्षेत्र जो दो नदी बेसिनों को बांटती है उसे जल विभाजक कहा जाता है। तराई पर्वतीय प्रदेशों के निचली प्रदेश को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ नदियाँ कुछ अपने साथ अपर्दन करके जो क्षेत्र बनाती हैं उन्हें तराई क्षेत्र कहा जाता है। दोआब दो नदी बेसिनों यह दो नदी जा रही है, ये बीच का जो क्षेत्र है जो काफ़ी उपजाऊ होता है। दो नदियों के धाराओं के बीच अपर्दन के थ्रू जो मिट्टियाँ लाई जाती हैं उसको उसके फैलाव या जमाव से ये जो क्षेत्र है उपजाऊ बन जाता है। इस क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली स्थित है, ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है अफ्रीका में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। साइलेंट वैली एक ऐसा क्षेत्र है जो जैव विविधता से भरपूर है। ये हमारे देश के केरल राज्य में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लौह, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है मैग्नीज। ब्रह्मपुत्र, ऊपरी ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है जो असम का क्षेत्र में पड़ता है वह मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। यहाँ कोयला भी थोड़ी मात्रा में मिलती है लेकिन पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि दर, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन स्त्री और पुरुषों के बीच वृद्धि का अंतर, ऑप्शन सी है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच अंतर, ऑप्शन सी है प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या, ऑप्शन डी है जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या ये हमारे जन्म दर को प्रतिबिंबित करता है। स्त्री और पुरुषों के बीच वृद्धि में अंतर ये लिंगानुपात, ऑप्शन बी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच अंतर पलायन को संबोधित करता है। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर को प्रतिबिंबित करता है। अगर जन्म दर ज़्यादा होगा, मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनती है। जनसंख्या विस्फोट, उसी को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जन्म दर और मृत्यु दरों के बीच अंतर को आबादी की वृद्धि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है पादप और जंतु, ऑप्शन बी है पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी का पटल या भूपृष्ठ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी का स्थल मंडल पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, उसे ही स्थल मंडल पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ या पटल को स्थल मंडल कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉमूल्थिशियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नॉमूल्थिशियन सिद्धांत, यह सिद्धांत रॉबर्ट ने दिया था। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन रोजगार, बी गरीबी, सी संसाधन की कमी, ऑप्शन डी है आय। नॉमूल्थिशियन सिद्धांत संसाधनों के बारे में बात करता है और संसाधन कम रहेंगे तो देश की वृद्धि कम होगी, बहुत धीमी गति से होगी। यह सिद्धांत संसाधनों की कमी के बारे में बात करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसाधनों की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है। ऑप्शन ए है, निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है। ऑप्शन ए, निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है। ये व्यापार घाटा में होता है। व्यापार घाटा में आयात अधिक होता है, निर्यात कम होती है। आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक, ये होता है व्यापार अधिशेष। ऑप्शन सी है, आयात और निर्यात बराबर हो, संतुलित व्यापार, बैलेंस। ऑप्शन डी है, आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है, ये हो गया व्यापार घाटा। यहाँ कह रहा है अनुकूल व्यापार शेष, मतलब व्यापार अधिशेष। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जिसमें कि आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होता है, जिससे किसी देश को लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? पहला ऑप्शन है योजना आयोग, ऑप्शन बी है IRDA, ऑप्शन सी है दूरसंचार विभाग, ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया, जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए रूपरेखा तैयार करने का कार्य करता है। यह एक थिंक टैंक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, योजना आयोग। IRDA ये भारतीय बीमा से संबंधित है, दूरसंचार विभाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? ऑप्शन ए है, जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेती है। ऑप्शन बी है, जिस पर जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेती है। ऑप्शन सी है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं। ऑप्शन डी है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से धन उधार लेते हैं। जनता वाणिज्यिक बैंक से जो धन उधार लेती है वह उसे इंटरेस्ट रेट या उधार दर कहा जाता है। उधार दर जिसे वाणिज्यिक बैंक तय करते हैं। जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्ट उधार नहीं लेती है,
जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से धन उधार लेते हैं उसको भी वाणिज्यिक बैंक तय करते हैं। लेकिन ऑप्शन सी में कह रहा है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं उसे बैंक दर कहा जाता है, या रेपो रेट भी कहा जाता है, रेपो दर। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। पहला ऑप्शन है देश की कुल वन क्षेत्र, ऑप्शन बी है देश के वन आच्छादन के विनाश, ऑप्शन सी है प्रदूषण और पर्यावरण क्षति, ऑप्शन डी है उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल। यहाँ कह रहा है ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग से मतलब है पर्यावरणीय अनुकूल राष्ट्रीय आय की गणना मापना। तो इसका सही उत्तर होगा प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना ही ग्रीन अकाउंटिंग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है 2.5 लाख, ऑप्शन बी है 50 लाख, ऑप्शन सी है 1 करोड़, ऑप्शन डी है 2 करोड़। 1995 ईस्वी में महात्मा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत की गई। ये सामाजिक कार्यों, शांति, सेवा आदि क्षेत्रों में कार्य किए हुए व्यक्तित्व महापुरुषों को दिया जाता है। 2021 का महात्मा गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। गोरखपुर को दिया गया है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ की पुरस्कार राशि, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 करोड़ रुपये। हाय दोस्त, ये आज के लगभग 25 क्वेश्चन थे जो जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।